अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास चैप्टर 15 है और हम आज चैप्टर 15 के जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन देख लें। वो है द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट इज़। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू तो आपको पता है कि ये जो इफ़ेक्टिव वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ेक्टिव वैल्यू असल में IRMS की बात कर रहा है और IRMS बराबर है IM/√2 और IM/√2 जो √2 1 ओवर है वो है 0.707 इंटू IM। तो पीक वैल्यू का 0.7 जो है या पीक वैल्यू का 70% जो है ये IRMS होता है, पीक वैल्यू का 70%। लेकिन अगर आप इसमें देख लें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें आएगा नन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द पावर लॉस इन रजिस्टर इज़। तो पावर लॉस इन रजिस्टर हमारे पास है P इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, P इज इक्वल टू एवरेज पावर लॉस। अच्छा, तो ये है IRMS और VRMS। ये वो रजिस्टर के टॉपिक में बड़ा सा प्रूफ है, तो ये आप लोग याद रखें। ऑप्शन ए इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन AC सर्किट द इनपुट पावर इन द रजिस्टर इज़। अच्छा, याद रखें यहाँ पर वो इनपुट पावर की बात कर रहा है, इनपुट पावर की बात कर रहा है। तो याद रखें जब भी इनपुट पावर की बात करें ना, तो इनपुट पावर के फार्मूले में कभी भी रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कभी भी रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस फार्मूले में रजिस्टर इन्वॉल्व हुआ वो आउटपुट पावर का इक्वेशन होगा। तो अगर मैं एवरेज पावर को देख लूँ इन रजिस्टर तो वो होगा IRMS VRMS, तो ये भी इनपुट पावर है। और अगर मैं इसमें पुट कर दूँ IM/√2 और VM/√2 तो ये √2 हो जाएगा 2, यानी ये फार्मूले में 2 × 2 हो जाएगा और 2 × 2 से हो जाएगा 2 × 2 से हो जाएगा 4 और 4 से हो जाएगा 2। तो ये 2 को बाहर निकाले और IM/VM जो है ये बराबर है PM यानी पीक पावर के। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए को देखें, हाफ ऑफ दी मैक्सिमम पावर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द फेज ऑफ करंट इन कैपेसिटर इज़ 30 डिग्री, द फेज ऑफ वोल्टेज इज। कैपेसिटर की बात कर रहा है। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो कैपेसिटर में आपको पता है कि करंट लीडिंग कर रहा है और वोल्टेज लैगिंग कर रहा है। तो याद रखें कि जब आपने वोल्टेज मालूम करना है तो आप लोगों ने I-90 ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर आपने करंट मालूम करना है तो V+90 यूज़ करना है। तो इधर अगर आप देख लें ये कह रहे थे फेज ऑफ करंट, तो करंट मालूम करना है, और वोल्टेज का जो है फेज ऑफ करंट इन द कैपेसिटर इज़ 30 डिग्री, द फेज ऑफ वोल्टेज इज़, तो वोल्टेज का फेज मालूम करना है। तो ये याद रखें। अच्छा, ये करंट का गिवन है, वोल्टेज का मालूम करना है। तो वोल्टेज का मालूम करने का तरीका है I-90। तो करंट का है 30 डिग्री और ये है -90, तो आ जाएगा -6 डिग्री। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ वी डबल द फ्रिक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है 1/2πfc। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वैसे टाइम बर्बाद होगा। आपको नज़र आ रहा है कि फ्रिक्वेंसी और एक C जो है ये आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रिक्वेंसी डबल करो तो एक C हाफ होगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर इज़। तो इंडक्टर में पावर लॉस 0 होता है, ये तो आपको पता है। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। कैपेसिटर में भी पावर लॉस 0 होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ब्लॉक AC। कौन AC को ब्लॉक कर रहा है? तो वो इंडक्टर है। तो इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक कर रहा है और DC को अलाउ कर रहा है। कैपेसिटर जो है वो AC को अलाउ कर रहा है और DC को ब्लॉक करता है, तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाए। बाय डबलिंग द फ्रिक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 14 को, तो क्वेश्चन नंबर 14 में XL बराबर है 2πfl। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वैसे टाइम बर्बाद होगा। तो फ्रिक्वेंसी और XL आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब है अगर फ्रिक्वेंसी डबल तो XL भी डबल, तो इसमें आएगा डबल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रिक्वेंसी डबल तो XL भी डबल। क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ आ जाए, फॉर अ फेज पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव फेज एंगल द सर्किट विल बी हैव एज। तो याद रखें, एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो याद रखें, जब भी फेज एंगल पॉजिटिव होगा तो वो इंडक्टिव सर्किट होगा, जब भी फेज एंगल नेगेटिव होगा वो कैपेसिटिव सर्किट होगा, और जब भी फेज एंगल ज़ीरो होगा वो रेजिस्टिव सर्किट होगा। ये पॉइंट्स ईटा के लिए याद रखें। ये समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये टॉपिक की स्टडी है और टॉपिक की स्टडी अभी नहीं करा सकता, तो इस वजह से आप लोग ये याद रखें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर एम्पेडेंस इन एसी सर्किट, किसका एम्पेडेंस सबसे बड़ा है। तो ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि किसका एम्पेडेंस सबसे बड़ा है। तो अगर मैं पहले बात करूं आरसी सर्किट की, तो आरसी सर्किट का एम्पेडेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर अंडर द रूट। अगर मैं बात करूं आर एल सर्किट की, तो आर एल सर्किट का है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं आर एल सी सर्किट का, तो ये है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये एम्पेडेंस है तीनों सर्किट का। तो अगर आप एसी सर्किट में देखें तो एसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो मैक्सिमम होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो एक्स सी बराबर है 1/2 पाई एफ सी। अगर एक्सएल को देखें तो एक्सएल बराबर होता है 1 अस्तगफिरुल्लाह, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, इसके बराबर होता है। तो पहले आप आर सी का जो है इम्पेडेंस देखें, आर सी सर्किट का। तो अगर अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्सी कम होगा, और अगर एक्सी कम होगा तो इम्पेडेंस कम होगा। नज़र आ रहा है साफ साफ। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एसी सर्किट है, एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा तो इम्पेडेंस कम होगा। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो गलत हुआ। अब आ जाएँ आर एल सी सर्किट की तरफ। तो ये देखें, अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पर दोनों इम्पेडेंस, दोनों रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और सब्ट्रैक्शन से आंसर हमेशा कम आता है, और जब आंसर कम आएगा इधर से तो इम्पेडेंस भी कम होगा। तो इस वजह से ये भी गलत हुआ। अब आ जाएं आरएल की तरफ। तो अगर आप देख लें आरएल में एक्सएल आपको नज़र आ रहा है, तो अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है एसी सर्किट में तो फ्रिक्वेंसी हमेशा मैक्सिमम होती है। हाँ बिल्कुल, एसी सर्किट में हमेशा फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्सएल भी मैक्सिमम होगा, और अगर एक्सएल मैक्सिमम होगा तो इम्पेडेंस भी मैक्सिमम होगा। तो सबसे मैक्सिमम इम्पेडेंस जो है वो आर एल सर्किट में, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा आर एल सर्किट, दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पेज पे जाएँ, नेक्स्ट पेज में आ जाए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एक बात याद रखें, यहाँ पर इंसर्टिंग मैंने काट लिया क्योंकि ये सूटेबल वर्ड नहीं है। यहाँ पर मूविंग या शेकन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मूव और मूव शेकन करेंगे, मूव करेंगे तो उसमें ईएमएफ मुसलसल प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमेशा करंट को अपोज करेगा, और जब करंट को अपोज करेगा तो वो करंट डिक्रीज़ होगा। तो इसमें आ जाएगा डिक्रीज़ इन करंट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा करंट को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, और अगर इसने सिर्फ इंसर्ट का कहा है तो इंसर्ट का मतलब ये होगा कि जब हम आयरन कोर को अंदर प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो अगर प्लेस करने के दौरान तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट डिक्रीज़ होगा, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वो तो मूव रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट में होने से वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा, तो फिर उसमें करंट वापस मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर होगा डिक्रीज देन मैक्सिमम। तो इस वजह से मैंने इंसर्टिंग काट लिया और मूव शेकन किया, तो मूव शेकन से मुसलसल ईएमएफ पैदा होगा, मुसलसल ईएमएफ पैदा होने से मुसलसल पोजीशन होगा, मुसलसल पोजीशन से करंट मुसलसल डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है कि डब्ल्यू ओमेगा एल इजिकल टू 1 और ओमेगा सी द सर्किट विल बी। तो ये हमारे पास एक्सएल इजिकल टू एक्सी का फार्मूला है। ओमेगा एल इजिकल टू 1 और ओमेगा सी का मतलब है एक्सएल इजिकल टू एक्सी। तो ये रेजोनेंट सर्किट है या रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, फेज एंगल फॉर आर सी सर्किट इज़। तो फेज एंगल को देखें फॉर आर सी सर्किट, तो याद रखें फेज एंगल बराबर है फाई इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सएल एक्सी बाय आर, एक्सी बाय आर। तो इस तरह करें कि जो एक्सी है इसकी जगह पुट कर दें 1 ओवर ओमेगा सी, और ये आर अपनी जगह, तो ये ओमेगा सी ऊपर जाकर जो है ये हो जाएगा ओमेगा सी होल इनवर्स। सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ जाएं। 31 में कह रहा है इफ़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन द टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड इसमें मालूम करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, क्वेश्चन नंबर ये है 31, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है v = v0 साइन ऑफ 100 बाई t, ये इसमें गिवन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो आप इस तरह करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है v0 साइन ऑफ ओमेगा t, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर करें। तो अगर आप देख लें ओमेगा की जगह यहाँ पर 100 पाई है और यहाँ पर ओमेगा है और यहाँ पर 100 पाई है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा 100 पाई के बराबर हुआ और ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी के। तो ये पाई और पाई तो कैंसिल हुआ, तो टी हमारे पास आ जाएगा 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द राइट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 34 है, एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल वो तो ज़ीरो होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमेशा ज़ीरो होता है, चाहे वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। ये क्वेश्चन नंबर 35 जो है, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ सर्कल ऑफ एसी इज़। तो हाफ साइकिल की बात कर रहा है। अच्छा, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल वो ज़ीरो नहीं है, पूरे वन साइकिल की जो है वो ज़ीरो है, लेकिन हाफ साइकिल की जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो ई टाइम अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है। इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। मैं कोशिश करता हूँ, करूँगा इंशाल्लाह कि इसके लिए कोई शॉर्टकट बना दूँ, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। लेकिन तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखेंगे, हाफ साइकिल ऑफ एसी की एवरेज वैल्यू ये है और वन साइकिल की ज़ीरो है। अच्छा, ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे फ़िलहाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आ जाएँ। v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है v इज इक्वल टू √5 साइन ओमेगा टी, व्हाट इज़ द रूट, ये रूम नहीं है, अच्छा ये रूट है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन है v इज इक्वल टू √5 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब इस तरह करें कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, तो इधर √5 है और इधर Vm है, तो Vm बराबर हुआ √5 के, मालूम हुआ Vm, लेकिन वो मांग रहा है VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बराबर है Vm बाई √2। तो ये Vm बाई √2 ये आ जाएगा √5 डिवाइड बाई 2। तो √5 डिवाइड बाई √2 ये आ जाएगा 2.5 √। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आए 44 की तरफ आ जाए। 44 में आ जाएगा पीक वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल एसी इज़ ग्रेटर देन द आरएमएस वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आ जाए। ये कह रहा है कि पीक वैल्यू कितनी बड़ी है। तो आई आर एम एस इज़ इक्वल टू आई एम बाई √2। तो ये आई एम की बात कर रहा है, तो आई एम बराबर हुआ √2 इंटू आई आर एम एस, इसके बराबर हुआ। तो √2 बराबर है 1.41 इंटू आई आर एम एस, इसके बराबर हुआ। तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 141%। तो इसमें करेक्शन थोड़ी सी कर लें, ये 141.4% है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि I बाई 2 इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज़ द आर एम एस करंट। तो इसमें ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो ये गिवन है I बाई 2 इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये पहले तो 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा I इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब इसको कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इधर 100 है और इधर आई एम है। तो आई एम बराबर हुआ 100 के। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास है आई एम डिवाइड बाई √2। तो आई एम है 100 डिवाइड बाई √2। तो इससे आ जाएगा 70 पॉइंट समथिंग एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द नंबर ऑफ पीक साइनोसाइडल पावर कर्व इज़। तो याद रखें कि अगर हम साइनोसाइडल कर्व को देखें तो करंट का वन साइकिल में वन पॉजिटिव साइकिल है करंट का, और वोल्टेज का भी वन साइकिल में वन पॉजिटिव साइकिल है। और अगर आप पावर की देखें, पावर की वन साइकिल में दो पॉजिटिव साइकिल है। तो पावर की जो फ्रिक्वेंसी वो डबल है वोल्टेज से भी और करंट से भी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन
जो है वो है रेशो ऑफ एवरेज पावर टू द पीक पावर। तो शुरू में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि एवरेज पावर बराबर है PM डिवाइड बाई 2, ये मैंने शुरू में सॉल्व किया, ये आपको याद होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि रेशो मांग रहा है किसका, रेशो ऑफ द एवरेज पावर टू द पीक पावर। तो इधर ये पीक पावर को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एवरेज पावर डिवाइड बाई पीक पावर इज इक्वल टू 1/2। तो 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपको मसला हो। तो आपको जो क्वेश्चन मसला है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो क्वेश्चन कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व करूंगा। कंसेप्चुअल सीरीज़ में जो क्वेश्चन मसला है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो इस पर मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।